साथियों नमस्कार। सफलता समय मांगती है। जितना व्यवस्थित समय हम देंगे उतनी ही जल्दी सफलता हमें मिलेगी। तो निश्चित समय हमें सफलता के लिए देना चाहिए। सफल व्यक्ति बनना आसान नहीं है। नियमित निश्चित मेहनत उसके लिए करनी पड़ती है। सपने भी ऐसे देखने पड़ते हैं जहां नींद नहीं आती। ध्येय के साथ एकाकार होना पड़ता है। संस्कृत भाषा में एक सूक्ति है, शिवम भूत्वा शिवम यजेत। यदि भगवान शिव को चाहते हो तो शिव जैसा बन करके उनकी पूजा करनी पड़ती है। यदि हमें सफल होना है तो उसी अनुपात में हमें समय भी देना होगा। हम संस्कृत शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं। शिक्षण विधियों में 3 भाग थे। परंपरागत शिक्षण विधियां, इसके 2 भाग हमने पढ़े, पाठशाला विधि और दूसरे को नाम दिया गया था व्याकरणानुवाद विधि अथवा भंडारकर विधि। आज अपना विषय होगा नवीन विधियां या आधुनिक शिक्षण विधियां। और इसी के साथ में केवल एक ही बार संस्कृत शिक्षण विधियों का तीसरा भाग, जिसमें अब तक एक ही बार प्रश्न आया है, नवीनतम उपागम। ये 2 विषय आज हम पूरा करेंगे, नवीन शिक्षण विधियां या आधुनिक शिक्षण विधियां और संस्कृत शिक्षण विधियों का तीसरा भाग नवीनतम उपागम। इनके साथ में हरवर्तीय पंचपदी के प्रश्न भी हम पढ़ेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षण में अयम विधि उत्तम है, यह विधि श्रेष्ठ है। ये एक ही प्रश्न 3 बार अब तक आ गया है। पहला संस्कृत एजुकेशन सेकंड ग्रेड 2015, सेकंड ग्रेड 2018 और रीट पात्रता 2022 L2 भाषा प्रथम का महत्वपूर्ण प्रश्न है। संस्कृत भाषा शिक्षण में यह विधि सबसे श्रेष्ठ है। तो संस्कृत भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। एक बार फिर से हम रिवाइज यहां करेंगे। संस्कृत शिक्षण विधियां, इसके 3 भाग थे। पहले में हमने पढ़ा था परंपरागत शिक्षण विधियां, इसके 2 भाग थे। पहले में पाठशाला विधि और दूसरे भाग का नाम भंडारकर अथवा व्याकरणानुवाद विधि। ये पहला भाग था, पिछले वीडियो में पूरा हुआ। दूसरा भाग है नवीन शिक्षण विधियां और इन्हीं को नाम दिया गया आधुनिक शिक्षण विधियां। और तीसरा भाग है नवीनतम उपागम। ये 3 भाग हैं, इसका अध्ययन हमने कर लिया है। आज ये नवीन या आधुनिक शिक्षण विधियां और नवीनतम उपागम को हम पढ़ेंगे। जिस प्रत्यक्ष विधि के लिए कहा जा रहा है यह नवीन या आधुनिक शिक्षण विधियों के अंतर्गत आती है। परंपरागत लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति तक है। परंपरागत के बाद में नवीन या आधुनिक शिक्षण विधियां लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति के बाद में है। और इसके बाद में है नवीनतम उपागम। ये अभी जो अत्याधुनिक उपागम है संस्कृत शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए, उनको कहा गया है नवीनतम उपागम। वापस प्रश्न की ओर लौटते हैं हम। संस्कृत भाषा शिक्षण के लिए सबसे श्रेष्ठ विधि है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि की कुछ विशेषताएं भी साथ में पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष विधि संस्कृत भाषा शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि है, सबसे उत्तम विधि है। यह विधि वाल्टर एनफील्ड की मदर्स मेथड विधि पर आश्रित मानी जाती है। संस्कृत में प्रत्यक्ष या डायरेक्ट मेथड को वाल्टर एनफील्ड का मदर्स मेथड है, इसके ऊपर आधार बना करके लिखा गया है, इसके ऊपर आधार बना करके काम में लिया जाता है। इसी विधि के अन्य नाम निर्बाध विधि है, सुगम विधि है, सैमात्री विधि है और प्राकृतिक विधि भी है।
अन्य नाम के बाद में हम देखेंगे तो शिक्षण का माध्यम क्या है इस विधि में। इस विधि में शिक्षक उसी भाषा के शब्दों का प्रयोग करता है जिस भाषा का शिक्षण करवाता है। जिस भाषा का शिक्षण शिक्षक करवा रहा है उसी भाषा के शब्दों को समझाने के लिए, अनुवाद के लिए काम में लेता है। जैसे यदि हिंदी भाषा का शिक्षण होगा तो हिंदी भाषा के शब्दों को काम में लेगा, हिंदी माध्यम से पढ़ाएगा। अंग्रेजी भाषा पढ़ा रहा है शिक्षक तो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाएगा। संस्कृत भाषा का शिक्षण हो रहा है तो संस्कृत भाषा के माध्यम से होगा। इस विधि का सबसे पहला प्रयोग किस भाषा में हुआ? इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेजी भाषा में किया गया और इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले हैं डॉक्टर बीपी बोकील महोदय। इन्होंने आल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में इस विधि का प्रयोग किया। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेजी भाषा में हुआ। प्रयोग करने वाले विद्वान का नाम है डॉक्टर बीपी बोकील महोदय। विद्यालय महाविद्यालय कॉलेज का नाम है आल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई। ए न्यू अप्रोच टू संस्कृत, ए न्यू अप्रोच टू संस्कृत नाम की पुस्तक में इस विधि की या प्रत्यक्ष विधि की विशेषताओं को लिखा हुआ है। बीपी बोकील महोदय सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले हैं। तो दो विद्वान इस विधि के समर्थक हैं, जेस्प्रेसन और गेटे। ये दो प्रमुख विद्वान हैं जो इस विधि के समर्थक हैं। आपने भी इससे अच्छा ही पढ़ा होगा। अब कुछ और प्रश्न इस विधि से देखने को मिले हैं, वो देखिए कौन कौन से हैं। एक ही प्रश्न 3 बार तो ये पढ़ लिया हमने। पहले गुण पढ़ लेते हैं। गुण, संस्कृत माध्यम से शिक्षण होने के कारण अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है। श्रवण, पठन, लेखन और भाषण भाषा के 4 कौशल है। सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना, इन चारों में यह विधि दक्ष बनाती है। कंठस्थीकरण की आवश्यकता कम होती है। भाषा शिक्षण के स्तर उन्नयन में सहायक है। भाषा सिद्धांतों के अनुकूल है तथा संस्कृत के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास होता है। अभिव्यक्ति का विकास होता है। छात्र संस्कृत भाषा में विचार प्रकट कर सकते हैं। ये 6 मुख्य गुण हैं तो दोष भी होंगे। मौखिक कार्य पर अधिक ध्यान देने के कारण भाषा के अन्य पक्ष उपेक्षित रहते हैं। भाषा के अन्य पक्षों में मुख्य रूप से लिखना, मौखिक माध्यम से शिक्षण होता है तो मुख्य रूप से लिखने जैसी सुविधाओं पर, लिखने जैसे कौशलों पर कम ध्यान दिया जाता है। इसमें व्याकरण का ज्ञान कम होता है और मातृभाषा की उपेक्षा होती है। क्योंकि अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ रहे हैं संस्कृत माध्यम से पढ़ेंगे, तो मातृभाषा के लिए स्थान बहुत कम रहता है। संस्कृत शिक्षण की गति भी धीमी रहती है। सामान्य छात्र और संस्कृत शिक्षण की प्रत्येक विधा के लिए उपयोगी भी नहीं है। सामान्य छात्र सीधा मीडियम में कम सीख पाते हैं। संस्कृत की सब प्रकार की विधा, गद्य, पद्य, नाटक, व्याकरण, इन सब के लिए उपयोगी नहीं है। समय की ज्यादा आवश्यकता है और मुख्य बिंदु है प्राथमिक स्तर पर प्रत्यक्ष विधि अनुपयोगी है, बहुत ज्यादा उपयोग में नहीं आती, काम में नहीं आती, या बहुत ज्यादा लाभ इस विधि का हमें मिलता नहीं है। अब देखिए इसी के ऊपर आधार बना करके कितने प्रश्न 21, 22 और 23 के एग्जाम में हमें देखने को मिले हैं। कामपि भाषाम बोधितुम, किसी भी भाषा का बोध कराने के लिए मातृभाषा यह प्रयोग है। मातृभाषा का प्रयोग कस्मिन विधौ न भवति, किस विधि में नहीं होता है। किसी भी भाषा को हम पढ़ा रहे हैं तो उस भाषा में मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। मातृभाषा माँ से जो हमें भाषा मिलती है वही मातृभाषा है। यदि अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग नहीं होता। संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग नहीं होता। ऐसी कौन सी विधि है? तो प्रत्यक्ष विधि है। क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में जिस विधा को, जिस भाषा को हम पढ़ा रहे हैं उसी भाषा के शब्दों का प्रयोग आवश्यक रहता है। ये संस्कृत एजुकेशन 2023 में पूछा गया प्रश्न है। फिर देखिए, या भाषा अध्यापनीय सा सव माध्यमेनेव बोधनीय,
या जो भाषा अध्यापनीय पढ़ाई जा रही है, सा वह भाषा स्व माध्यमेनेव, अपने ही माध्यम से, उसी के माध्यम से, जो भाषा पढ़ा रहे हैं उसी भाषा के माध्यम से बोधनीय, बतानी चाहिए। यथा जैसे संस्कृत माध्यमेन, संस्कृत भाषा के माध्यम से, आंग्ल भाषा आंग्ल माध्यमेन, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से। इति कस्य विदेह गुण है अस्ति, यह किस विधि के गुण है। जो भाषा पढ़ा रहे हैं वह भाषा उसी माध्यम से पढ़ानी चाहिए, जैसे हिंदी भाषा हिंदी के माध्यम से, अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी के माध्यम से। यह किस विधि के गुण है। ये 5वें नंबर का प्रश्न है। यह प्रत्यक्ष विधि या डायरेक्ट मेथड के गुण है। अब देखिए, ये ही प्रश्न 2022 में पूछा गया है, रीट में पूछा गया है, और कुछ शब्दों का ही अंतर है। यह भाषा अध्यापनीय, जो भाषा पढ़ा रहे हैं, सा तस्याः माध्यमेनेव बोधनीय भवति, वह भाषा उसी के माध्यम से बोध कराने के योग्य होती है। एक शब्द तो ये जोड़ दिया, कुछ शब्द यहां से हटा दिए गए, इनको 2000 में पूछते समय हटा दिया गया। यहां लिखा हुआ है अतर्क है भाषा शिक्षण विधि प्रयुक्त है भवती, यहाँ कौन सी भाषा शिक्षण विधि प्रयुक्त होती है। और यहाँ लिखा हुआ है इति कस्य विधेः गुण है अस्ति, यह किस विधि के गुण है। 8 से 10 शब्द बदल करके 2021 के प्रश्न को 2022 में पूछा गया है। प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन भी बदले गए, लेकिन जो ऑप्शन ब में था वो ब में है, बाकी ऑप्शन उसी प्रकार से हैं। फिर से देखिए, संस्कृत शिक्षण से कोयम विधि मातृविधि इति नामना ज्ञायते, संस्कृत शिक्षण की कौन सी विधि मातृविधि इस नाम से जानी जाती है। संस्कृत शिक्षण की कौन सी विधि मातृविधि इस नाम से जानी जाती है, तो प्रत्यक्ष विधि को ही मातृविधि कहा जाता है। ये 7वें नंबर का प्रत्यक्ष विधि में से प्रश्न है। हम सोचते हैं कि बहुत आसानी से पार पा जाते हैं, हम उन प्रश्नों को ज्यादा पढ़ते हैं जिनकी संभावनाएं रहती हैं। विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को हम पढ़ करके जाएंगे, उसके साथ में जिनकी संभावनाएं रहती हैं उनको भी यदि हम पढ़ते हैं तो सफलता का स्तर हमारा निश्चित रूप से बढ़ेगा। क्योंकि पिछले प्रश्नों को पढ़ने से हमें यह सटीक जानकारी रहती है कि इतने प्रश्न आ गए, प्रश्नों का लेवल इस प्रकार का था, प्रश्नों की भाषा इस प्रकार से थी, और हमारी इसके अनुपात में तैयारी कैसी है, कहाँ अपनी कमी है, उसमें कैसा सुधार हमें करना है, सुधार में कितना समय हमें चाहिए। प्रत्यक्ष विधि पूरी हुई। अब आगे पढ़ते हैं। कोयम विधि, कौन सी यह विधि पूर्णादंशम प्रति, पूर्ण से अंश की ओर, इत्यस्य सूत्र से अनुकरणम करोति, इस सूत्र का अनुकरण करती है। कौन सी विधि पूर्ण से अंश की ओर इस सूत्र का अनुसरण करती है। विश्लेषणात्मक, हरबार्टीय, व्याख्या या कक्षाभिनय। संस्कृत शिक्षण विधियों में विश्लेषणात्मक विधि पूर्ण से अंश की ओर आगे बढ़ती है। पूर्ण का अर्थ है पूरा और अंश का अर्थ है टुकड़े करना। किसी भी विषय को पहले पूरा समझाना, फिर उसके बाद उसके भाग करके समझाना, इसी को कहा जाता है पूर्णात अंशम प्रति। इसी को कहा जाता है विश्लेषण करना। संपूर्ण विषय एक बार संपूर्ण मुख्य बिंदु पहले बताना, फिर उसके भाग करके बताना। इसमें पूर्ण से अंश की ओर आगे बढ़ते हैं। कुछ मुख्य विशेषताएं भी हैं। यह नवीन शिक्षण विधि है, ये हम जानते हैं। सर्वप्रथम संपूर्ण पाठ का सार प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद में पाठ के विभिन्न अंशों का शिक्षण किया जाता है। किसी पाठ को हम पढ़ा रहे हैं तो पूरा पाठ का सार एक बार में पढ़ा दिया, फिर पाठ के भाग हैं उनको अलग अलग करके उनका विश्लेषण कर दिया। यहाँ पाठ पूर्ण है और पाठ के भाग अंश हैं। टुकड़े कर दिए, भाग कर दिए तो अंश हो गया, पाठ पूरा है एक बार में।
तो पूर्ण से अंश की ओर यह शिक्षण विधि आगे बढ़ती है। गुणः, इसमें शिक्षण रुचिकर और सरल होता है। कठिन पदों का अंशों का स्पष्टीकरण करने में आसानी रहती है। दोष, उच्च स्तर के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है और सब विधाओं का शिक्षण इसके माध्यम से संभव नहीं होता, ये इसमें दोष है। आधुनिक या नवीन शिक्षण विधियां समाप्त हैं। इनमें से अभी तक हमने देखा प्रत्यक्ष विधि से प्रश्न है और विश्लेषणात्मक विधि से ही प्रश्न है। नवीन विधियों में दो ही, प्रत्यक्ष और विश्लेषण विधि से प्रश्न है। अब हम आधुनिक या नवीनतम शिक्षण के उपागम, इनमें से एकमात्र प्रश्न आज तक आया है उसको हम पढ़ेंगे। ये सेकंड ग्रेड 2022 में था। समग्रंथनोपागम है विधि कुत्र सर्वाधिको उपयुक्त है। समग्रंथन उपागम विधि सबसे ज्यादा कहाँ उपयोगी है? समग्रंथनोपागम विधि कुत्र कहाँ सर्वाधिक उपयुक्त है, बहुत ही सबसे ज्यादा उपयुक्त है। तो यह गद्य शिक्षण में सबसे ज्यादा उपयुक्त है। इसके अलावा व्याकरण शिक्षण में भी कुछ समय यह काम में आती है। देखिए, इस उपागम के लिए हम पढ़ेंगे, इसको स्ट्रक्चरल अप्रोच कहा जाता है। यह क्रमबद्ध रूप से व्याकरण ज्ञान के लिए उपागम काम में आता है। इस उपागम के द्वारा सभी स्तर का संस्कृत शिक्षण रुचिकर होता है। यह गद्य और अनुवाद शिक्षण के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। यहाँ देखिए, दोनों में से एक ही दिया गया है, गद्य शिक्षण। तो गद्य और अनुवाद शिक्षण के लिए समग्रंथनोपागम सबसे ज्यादा उपयोगी है। इसके भी हम दो टुकड़े करेंगे, यही करके देख लेते हैं। समग्रंथन और उपागम दो शब्द हैं, हमें केवल समग्रंथन का अर्थ समझना है। समग्रंथन का अर्थ है वाक्य टुकड़े में पदों का रूप और क्रम। किसी भी एक वाक्य में उसके पदों का रूप क्या है और क्रम क्या है, इसी को समग्रंथन कहा जाता है। कोई भी वाक्य हो या वाक्य का टुकड़ा हो, जब वाक्य को अलग करेंगे तो वहां पद अर्थात शब्द, इनका रूप क्या है, इनकी विशेषता क्या है और उन पदों का या शब्दों का क्रम क्या है, इसी को समग्रंथन कहा जाता है। आधुनिक, अत्याधुनिक या नवीनतम शिक्षण उपागम कौन कौन से हैं? सूक्ष्म शिक्षणोपागम है, आगमनोपागम है, इसको हिल्द तबा महोदय का शिक्षण प्रतिमानम भी कहा जाता है। समस्या समाधानोपागम है, प्रायोजना कार्यम है, दल शिक्षणम है, पर्यवेक्षणाध्ययनम है, संगणकाधारित शिक्षण प्रतिमानम है, संप्रेषणाधारित शिक्षणम है, अभिकर्मिता धिगमस्योपागमा है या फिर अभिकर्मितानुदेशनोपागमा है अथवा नियोजित अध्ययन विधि है। एक ही उपागम के तीन नाम है, अभिकर्मिताधिगमस्योपागमः, अभिकर्मितानुदेशनोपागम है या फिर नियोजित अध्ययन विधि। इसके दो भाग हैं। पहले को कहा गया रेखीय अभिक्रम बाह्यानुदेशन और दूसरे को कहा गया शाखीय अभिक्रम। ये दोनों जब हम शिक्षा शास्त्री करते हैं, बीएड करते हैं, बीएसटीसी करते हैं, उस समय शिक्षण विधियों में ये जरूर पढ़ाए जाते हैं। और अंतिम है समग्रंथनोपागम है। ये 10 अत्याधुनिक या नवीनतम शिक्षण उपागम है। संस्कृत की शिक्षण विधियां हैं जो संस्कृत शिक्षण को सरल रूप से पढ़ाने के लिए काम में आते हैं। साथियों, शिक्षण विधियों के तीनों प्रकार हमने पढ़ लिए। परंपरागत, इसमें पाठशाला और व्याकरणानुवाद। दूसरा भाग हमने पढ़ा आधुनिक या नवीन शिक्षण विधियां और तीसरा भाग पढ़ा हमने अत्याधुनिक या नवीनतम शिक्षण उपागम। अब इसके बाद में सर्वाधिक चर्चित, सबसे कम समय में समझ में आने वाली और जिसके आधार पर अध्यापन होता है, पाठ योजनाएं बनती हैं,
उनको भी हम देखेंगे। हर्बर्टीय पंचपदी, हर्बर्टीय पंचपदी विधौ सोपानमस्ति। हर्बर्टीय पंचपदी विधि, इसमें हर्बर्टीय पंचपदी विधौ, इस विधि में सोपानमस्ति, कौन सा सोपान है? 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा सोपान है जो हर्बर्टीय पंचपदी विधि में काम में आता है? ये तीसरे नंबर का सोपान है और संशोधन पश्चात हर्बर्टीय पंचपदी का सोपान है। जब हर्बर्टीय पंचपदी में संशोधन हुआ उसके पश्चात तुलना नाम का सोपान उसमें तीसरे क्रम पर है, बाकी वहां सोपान नहीं है। आइए दोनों को देखते हैं हम। प्रारंभिक या शुरुआत की या आरंभ की हर्बर्टीय पंचपदी, इसमें 4 भाग थे। स्पष्टता, इसके 2 टुकड़े थे, प्रस्तावना और उद्देश्य कथन, संबद्धता, व्यवस्था और विधि, ये 4 भाग थे। हर्बर्ट के शिष्य ने इसमें संशोधन करके 5 भाग किए। ये इस प्रकार से हैं। पहला भाग किया पूर्व तैयारी, इसके भी 2 भाग हो गए, प्रस्तावना और उद्देश्य कथन। फिर प्रस्तुतिकरण, तीसरा भाग है तुलना, चौथा सामान्यकरणम और 5वां है अनुप्रयोगम। इनको भी हम ठीक प्रकार से पढ़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि इनमें से भी प्रश्न है, पाठ योजना में भी काम में आते हैं और हमारी समझ के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी ये रहेंगे। हर्बर्टीय पंचपदी इत्यस्मिन् विधौ समाहितम सोपानमस्ति। हर्बर्टीय पंचपदी विधि में समाहितम सोपानमस्ति, समाहित सोपान है। इनमें से ऐसा कौन सा सोपान है जो हर्बर्टीय पंचपदी विधि में समाहित है? ये भी ऐसा ही प्रश्न था। ये 2022 लेवल 2 भाषा 2 में पूछा गया है, जबकि ये प्रश्न भाषा प्रथम में पूछा गया है। इतना ही अंतर है, बाकी प्रश्न की भाषा 2022 में एक ही परीक्षा, केवल L1 L2 एक लेवल का अंतर है, एक ही प्रश्न दोनों परीक्षाओं में देखने को मिला। हर्बर्टीय पंचपदी इस विधि में समाहित सोपान तुलना है, संशोधन पश्चात तीसरे नंबर पर है। ये पाठ योजनायाः निर्माणम क्रियते, पाठ योजना का निर्माण किया जाता है। उद्देश्य निष्ठ शिक्षणाय, बाकी सब इसी में आएगा, मूल्यांकन भी इसी में है, नवीन पद्धति भी इसी में है। जब शिक्षण उद्देश्य के ऊपर आधारित है, हम क्यों पढ़ा रहे हैं, हमारे पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, और बालक को जब ये समझ में आए कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मेरे पढ़ने का उद्देश्य क्या है, उसके लिए पाठ योजना का निर्माण किया जाता है। पाठ योजना के प्रश्न बहुत सरल हैं यदि हमने पाठ योजना का पहले पर्याप्त अभ्यास किया है तो। हमें शिक्षण कार्य का अनुभव है तो, शिक्षण कार्य का अनुभव कम है तो प्रश्न थोड़े से टफ होंगे। उसके लिए हमें इसके 5 चरणों को विस्तार से समझना, विस्तार से याद करना बहुत जरूरी है। हर्बर्टीय पंचपदी कुत्र प्रयुज्यते, हर्बर्टीय पंचपदी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये 2018 में पूछा गया, पाठ योजना में किया जाता है। अब देखिए कौन कौन से भाग हैं, किस भाग में क्या क्या आता है, कैसे प्रश्न आ रहे हैं इनमें से, ये भी हम देखते हैं। सबसे पहले है प्रस्तावना, इसी का दूसरा नाम है उन्मुखीकरणम। प्रस्तावना, उन्मुखीकरणम। प्रस्तावना या उन्मुखीकरणम छात्र के पूर्व ज्ञान से संबंधित है। पूर्व ज्ञान का अर्थ है हमें पूर्व में क्या क्या आता है ये नहीं है, पूर्व कक्षा का ज्ञान है। पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना में पूर्व कक्षा में अर्जित ज्ञान के आधार पर चित्र, मानचित्र, श्लोक, कथा प्रस्तुत करके प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछली कक्षा में हमें क्या क्या समझा और वो क्या क्या अभी तक कितना याद है, उसके आधार पे प्रश्न किए जाएंगे। उत्तर प्राप्त हो गए तो छात्र मानसिक रूप से पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी में पाठ की सूचना भी शिक्षक के द्वारा दी जाती है, अर्थात उद्देश्य कथन भी ये है।
इसी प्रस्तावना में आता है कि आज हम इस पाठ को पढ़ने वाले हैं। दूसरा है विषयोपस्थापनम या प्रस्तुतिकरणम या प्रदर्शनम। विषयोपस्थापनम, प्रस्तुतिकरणम या प्रदर्शनम। इस सोपान से ही नवीन पाठ अथवा पाठ्य बिंदु का शिक्षण प्रारंभ होता है। दोनों में अंतर है। यहाँ हम क्या पढ़ेंगे उसकी सूचना दी जा रही है। यहाँ पर विषयोपस्थापनम में यहाँ पढ़ना प्रारंभ कर दिया जाता है। इस दूसरे प्रस्तुतिकरणम या प्रदर्शनम सोपान में आदर्शवाचन आता है, अनुवाचन आता है। जब हम पाठ योजना पढ़ेंगे तो इनको भी विस्तार से पढ़ेंगे। अशुद्धि संशोधन 3 बिंदु प्रस्तुतिकरणम में समाहित है, आदर्शवाचन, अनुवाचन और अशुद्धि संशोधनम। तीसरे नंबर का बिंदु है तुलना या अमूर्तीकरणम। इस सोपान में कठिन शब्दों के या काठिन्य निवारण के लिए समान, विषम, असमान, सम या विषम भावों के उदाहरणों का श्रव्य दृश्य उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। कठिन शब्दों का अर्थ निकालना हो, सम विषम भावों का प्रयोग तीसरे नंबर पर तुलना में अमूर्तीकरणम में करेंगे। श्रव्य दृश्य उपकरणों का प्रयोग भी तुलना या अमूर्तीकरणम में किया जाता है। इस बिंदु में काठिन्य निवारण और सार कथन नाम के 2 स्टेप, 2 बिंदु आते हैं। इसमें काठिन्य निवारण और सार कथन दोनों आते हैं। इसके बाद में है सामान्यीकरणम। सामान्यीकरणम में छात्र पाठ के निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। इसमें नियमों, सिद्धांतों और स्रोत साधनों का सामान्यीकरण किया जाता है। नियमों का सामान्यीकरण बालकों को सिखाया जाएगा, सिद्धांतों का सामान्यीकरण और स्रोत साधनों का सामान्यीकरण बालकों को सिखाया जाता है। ये सब बातें जब हम पाठ योजना बनाना सीखते हैं उस समय भी हमें बताते हैं, कोचिंग आदि में जाते हैं उस समय भी हमें सिखा रहे हैं। एक बार यहाँ से भी अपना रिवाइज हो जाएगा। इनसे छोटे छोटे प्रश्न आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जैसे काठिन्य निवारण या सार कथन, ये पाठ योजना के किस चरण में आता है। नियमों, सिद्धांतों या स्रोत साधनों का सामान्यीकरण कहाँ किया जाता है, किस पाठ योजना के हरवर्टीय पंचपदी के किस बिंदु में, किस चरण में छात्र निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। ऐसे प्रश्न आने की संभावनाएं यहाँ बनती है। इसलिए धैर्य से पढ़ें, समझ करके पढ़ें, पाठ योजना साथ लेकर के पढ़ें। हम फिर अगले वीडियो में पाठ योजना का भी अभ्यास करेंगे। हरवर्टीय पंचपदी का अंतिम बिंदु है प्रयोग अथवा अनुप्रयोग। इस सोपान का मुख्य उद्देश्य छात्रों द्वारा ज्ञान का परिपोषण। जो ज्ञान छात्रों को पाठ्य बिंदु से मिला वो दृढ़ हो, वो मजबूत हो, वो व्यवहार में आए। शिक्षण सफलता की जांच, जो हमने पढ़ाया वो कितना सफल है, और नवार्जित ज्ञान का प्रयोग करना है। जो ज्ञान बालक ने प्राप्त कर लिया उसको व्यवहार में लाना है। याद करना और व्यवहार में लाना ये दोनों अलग अलग हैं। एक कहावत है, गुरुजी खूब सारा पढ़ करके वापस लौट रहे थे। गुरुजी को संस्कृत पर्याप्त मात्रा में आती थी, उनके शिष्यों को भी संस्कृत आती थी। रास्ते में कुआं था, गुरुजी कुएं में गिर गए तो शिष्यों ने जोर से आवाज लगाई कि गुरुजी कूप में गिर गए, गुरुजी कूप में गिर गए। आसपास के लोग थे लेकिन उनको संस्कृत का कम ज्ञान था, तो शिष्य कहता रहा, गांव वाले सुनते रहे। तो उनमें से किसी एक गांव वाले ने भी सोचा भी कुछ कह रहा है तो सुनना भी चाहिए। पास जा करके पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने फिर से कहा गुरुजी कूप में गिर गए। गांव का व्यक्ति कहता है कि कूप यानी क्या, आप मुझे समझाओ। तो इशारा करके कहता है कि इसमें गिर गए। तो पढ़ना, याद करना और उसको व्यवहार में लाना सब अलग अलग है। शिष्य को व्यवहार में लाना आता तो गुरुजी को समय रहते बचाया जा सकता था। तो जो पढ़ा उसका उपयोग करना, ये ही प्रयोग है, अनुप्रयोग है। इसमें दोनों ही प्रकार के कार्य दिए जा सकते हैं, मौखिक और लिखित। अब देखिए पाठ योजना से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न है जो 2022-23 में पूछे गए हैं। हरवर्टीय पाठ योजना यह पंच सोपानेषु कहे नास्ति। हरवर्टीय पाठ योजना के 5 सोपानों में क्या नहीं है। हरवर्टीय
पंचपदी के 5 सोपानों में से, हर्बर्टीय पाठ योजना के 5 सोपानों में से क्या नहीं है? तो प्रतिलिपिकरणम, सामान्यकरणम, प्रस्तावना और विषयोपस्थापनम। प्रस्तावना सबसे पहले नंबर पर है, विषयोपस्थापनम, उन्मुखीकरणम, ये दूसरे नंबर पर है। इसके बाद आता है तुलना, और इसके बाद 4 नंबर पर आता है सामान्यकरणम, और 5 नंबर पर आता है अनुप्रयोग। प्रतिलिपिकरणम यहाँ नहीं है। बार बार पाठ योजना से प्रश्न हमें देखने को मिल रहे हैं। संशोधन से पहले, संशोधन के बाद की हर्बर्टीय पंचपदी, इसको ठीक प्रकार से याद करें। पाठ योजना का अलग अलग पाठ योजनाएं, गद्य पद्य, नाटक, व्याकरण, अनुवाद, इनका ठीक प्रकार का क्रम याद करें। और जो अभी हमने पढ़ा हर्बर्टीय पंचपदी के 5 भाग, और प्रत्येक भाग में कौन कौन सा चरण आ रहा है, कौन कौन से स्टेप हैं, उनको भी हम समझे। फिर देखिए, हर्बर्ट शिक्षण विधौ पंचपदानाम शिक्षण कर्म है वर्तते। हर्बर्टीय शिक्षण विधि के हर्बर्टीय पंचपदी के 5 पदों का सही क्रम क्या है, जिसकी उम्मीद नहीं थी हमें। शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को, परीक्षा देने वाले प्रतिभागियों को ऐसी उम्मीद नहीं है कि इस तरह यहां तक भी जाएगा, क्रम भी हमें पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत कम पुस्तकों में ये देखने को मिलता है। मुख्य पुस्तकों को जब हम पढ़ते हैं बीएड में, जब अपना खूब अभ्यास रहता है, तब जाकर के ये आसानी से समझ में आते हैं। तो पहला है प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद में है प्रस्तुतिकरण, उन्मुखीकरणम। तीसरा है तुलना, चौथा है सामान्यकरणम, पांचवा है प्रयोग अथवा अनुप्रयोग है। ये 5 चरण हर्बर्टीय पंचपदी के हैं। एक और प्रश्न रहा, पाठ योजनायाम पूर्व ज्ञान से तात्पर्यमस्ति। ये बहुत पहले पूछा गया है। पाठ योजना में पूर्व ज्ञान का तात्पर्य है, पूर्व दिशा का ज्ञान है, पूर्व देश का ज्ञान है, पूर्व कक्षा का ज्ञान है, या भारत देश का ज्ञान है। तो पूर्व ज्ञान का अर्थ है छात्र ने पूर्व कक्षा में कितना सीखा है। वो कुछ प्रश्न अध्यापक कक्षा में आते समय पूछता है, तो उससे छात्रों के स्तर का पता चलता है। अध्यापक को भी दिशा मिलती है कि किस ओर मुझे पढ़ाना है, छात्रों का स्तर कैसा है, उन्नयन कैसे होगा, और आगे कौन कौन सी शिक्षण विधियां मुझे काम में लेनी है। साथियों, ये सब हम संस्कृत सरला से पढ़ रहे हैं। व्याख्या सहित 2009 से 2023 तक की बुक है। यह इसका द्वितीय संस्करण है। इसमें आप सबको व्याख्या, प्रश्न और प्रश्न के बाद में व्याख्या मिलेगी, जो निश्चित रूप से आपकी तैयारी को और अधिक सहायता देगी, आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूती देगी। चैनल और बुक से संबंधित सुझाव के लिए आप जरूर लिखिएगा 9928946539, व्हाट्सएप आप कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।